हाँ जी बच्चों, तो स्टडी नॉर्म्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंकुश और मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ साइंस। ठीक है, हम एक साइंस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि यूट्यूब पे हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है स्टडी नॉर्म्स की तरफ से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी तक साइंस में क्या एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। उसमें से कोई सा भी किसी भी प्रकार का सवाल अगर फंस जाए तो क्या होगा, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं। मतलब अगर आपको साइंस का ऐसे भी नहीं आता है तो हम आपको करवा रहे हैं और आपको वो ऐसा आ जाएगा साइंस का। ठीक है, तो अभी दिक्कत क्या है? दिक्कत मेनली हमारी ये है कि आपने पहले वाले जितने भी लेक्चर्स है साइंस के पढ़े हुए, मैं उसकी एक बढ़िया से प्ले लिस्ट बना देता हूँ और वो प्ले लिस्ट जो है मैं बता देता हूँ कैसे क्या करनी है। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे जो टॉपिक जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले क्या पढ़ा? मिरर, मिरर के टाइप्स, स्फेरिकल प्लेन और उसके आगे इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है ये पढ़ा, और साथ में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लेंस पढ़े, और लेंस में कैसे कैसे। आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस वाले टॉपिक में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था? लाइट गई और टकरा के वापिस आ गई, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में लाइट टकरा के वापिस नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, अभी हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखें, टॉपिक में एक ही फर्क है, उसमें REFLE था, अब RA है। शब्दों का हेर फेर है, तो शब्दों का हेर फेर बहुत महंगा पड़ जाता है हमें। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? सिंपल सी चीज है। रिफ्रैक्शन में एक चीज होगी, रिफ्रैक्शन क्या होगा? रिफ्रैक्शन में होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होती है? बेंडिंग होती है लाइट की, मतलब लाइट वापिस नहीं आती है। जैसे हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में लाइट गई और टकरा के वापिस आ गई। रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, ध्यान से समझेंगे। रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में लाइट क्यों रहती है? बेंड हो जाती है। लाइट कैसे बेंड होती है? देखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट कब बेंड होती है? हमेशा बेंड नहीं होती। कब होती है? व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, जब लाइट क्या होती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है? बेंड हो जाती है। और लाइट के इसी बेंड होने को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए अब आप ये तो आके थ्योरी वाला पोर्शन की, थ्योरी में ऐसा होता है सब। ठीक है, आपने बोल दिया ऐसा होता है, हमने मान भी लिया। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? क्या हम इसको रियल लाइफ में कहीं देख पाएंगे? तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक आ गया अपना ग्लास लैब। ठीक है, ग्लास लैब भी छोड़िए, ग्लास लैब, ग्लास लैब भी छोड़िए। जैसे क्या होता है, मानिए सिंपल सी चीज देखिए, सिंपल सी चीज देखिए क्या होगा कि अगर हम क्या करते हैं, आप घर पे काम करना, आप ना ग्लास में रखना पानी, कांच का ग्लास रखना, शीशे का ग्लास, उसमें रखना पानी, उसको आधा आधा भर देना। आधा आधा भरने के बाद उसमें पेंसिल या पेन डुबो देना और साइड से देखना, आपको ना पेन या पेंसिल बेंड होकर दिखेगी, सीधी की सीधी नहीं दिखेगी या टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। क्लियर? अब क्या होगा, देखिए ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाला, पानी आधे से ज्यादा भर दिया, तो उसमें पेंसिल या पेन डाल दिया, तो आपको एक तो उसकी थिकनेस में फर्क दिखेगा, दूसरा पेंसिल ऐसे दिखेगी टूटी मोटी है, ऐसे मान लो आधी इधर है आधी इधर है, तो उसको बोल, पेंसिल थोड़ी टेढ़ी हुई बेटा, पेंसिल थोड़ी टेढ़ी हुई लाइट, तो लाइट बेंड करी, तो लाइट के बेंड होने को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? लाइट का बेंड होना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे देखिए एयर है, ठीक है, दूसरा क्या है? वाटर है, ग्लास है, ये सब के सब मीडियम है। एयर क्या है? इसका पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो एयर एक मीडियम है। एयर या वैक्यूम, वैक्यूम होता है खाली जहां पे पार्टिकल ही नहीं होते। वैक्यूम क्या होता है? खाली जहां कोई सा भी पार्टिकल, आउटर स्पेस, तो वो हो गया वैक्यूम। एयर भी एक मीडियम है, वाटर भी एक मीडियम है, ग्लास भी एक मीडियम है। ठीक है, पार्टिकल्स का डिफरेंस है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का फर्क है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मीडियम बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले उधर रिफ्रैक्शन तो है, बट रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन होती क्यों? सर आपने बोल दिया कि पेंसिल हमें बेंड होकर दिखेगी, बट पेंसिल बेंड होकर दिखेगी क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। तो सबसे बड़ा कारण जो मेन है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में बदलाव आना। तो जब लाइट की स्पीड में चेंज आता है तो लाइट
बेंड हो जाती है। और लाइट की स्पीड में चेंज कब आता है? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वन टू एन अदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ। ये हमारा रिफ्रैक्शन का कारण है। अभी मैं समझाऊंगा तो मैं ऐसे थोड़ी बोल दूंगा कि हाँ भाई मैंने बता दिया और तुमने मान लिया, वो वाला काम करना नहीं है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में फर्क आता है। कई बार लाइट स्लो हो जाती है, कई बार वो तेज हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, आपने सिंपली यही वाली टिक करना है, स्पीड चेंजिंग स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड में चेंज होना वो आपको क्या कहलाता है? उसकी वजह से हमारी क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। अब मैं आपको ना इसको बेटर डायग्राम की तरफ से हेल्प से समझाऊंगा। मान लीजिए आपने क्या ले लिया? शीशे का एक ग्लास का स्लैब ले लिया। स्लैब मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर शेप। थोड़ी सी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है, इस वजह से मुझे बार बार मिटाना पड़ता है क्योंकि परफेक्ट बनानी पड़ती है ना, ठीक है। और हम पेन टैब भी नया ही लाया तो इसमें थोड़ा सा हाथ नहीं बैठा हमारा भी। देखिए ये आ गया इस तरीके से, ये आ गया ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या है? ग्लास का स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब पट्टी यार शीशे की, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट में रख दिया। क्या रख दिया? लाइट का सोर्स, SOURCE ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। अब लाइट का सोर्स हमने यहाँ पे रखा हुआ तो यहाँ से लाइट आएगी। और यहाँ पे ना खाली है, एयर है, हवा है, कुछ नहीं। जैसे मान लो बाहर, तो ये आपका आ गया एयर, ये पूरा मीडियम एयर है और यहाँ भी क्या है? एयर। ध्यान से समझना। तो लाइट आई एयर से, आई ये आई लाइट। टेढ़ सी थोड़ी ज्यादा टेढ़ी हो गई, इतनी नहीं है। इससे आने वाली रे को मैं बोलूंगा आई, मतलब इंसिडेंट रे। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई तो यहीं से सीधा निकल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। लाइट यहाँ से थोड़ी सी ऐसे आती है और फिर ऐसे निकलती है। जो आपको पेंसिल टेढ़ी दिख रही हो इसलिए दिखती है, समझ रहे? अब लाइट एयर में है ना, तो देखिए एयर क्या है? गैस है। तो अब यहाँ बनाता हूँ साथ साथ में, एयर गैस है तो इसके पार्टिकल ऐसे होंगे, दूर दूर ऐसे होंगे ना, ध्यान से। अगला क्या है? ग्लास के पार्टिकल ऐसे होंगे, ऐसे, है ना, एकदम सॉलिड है ना ग्लास के पार्टिकल्स होंगे टाइटली पैक्ड साथ साथ में बेटा, ठीक है, एकदम टाइटली पैक्ड होंगे साथ साथ में इस तरीके से। तो होने क्या वाला है? एयर जो है, एयर से लाइट आ रही है, रोकने वाला कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। तो एयर से लाइट आ रही है सीधी, बिना रुके सीधे आ रही है। बीच में एक आधा पार्टिकल टकरा गया, फर्क नहीं। बट यहाँ आते ही पार्टिकल बड़े सारे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट में बदलाव आएगा। टकरा के इसका रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे, फिर जब बाहर को निकलेगी फिर ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट आती है और जो आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब वो इंसिडेंट रे आती है तो आती तो बड़ी तेज आ रही है, ठीक है। और आते ही वहां पे क्या? ग्लास स्लैब है, ग्लास सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या हो गया? पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक है, तो पार्टिकल से लाइट टकराएगी और टकराने की वजह से पंगा होगा। और वो पंगा क्या होगा? उसकी जो स्पीड में फर्क आएगा, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बात को समझिए थोड़ा सा। तो अब मैं आपको जो मेन मसला बताने वाला हूं, अब देखिए एयर और ग्लास दो मीडियम है, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इसमें एयर जो है वो रेयर मीडियम है, रेयर मतलब जिसमें दूर दूर पार्टिकल्स है, रेयर मीडियम है। और ग्लास कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। एक सवाल बताने वाला हूं जो आपको कैसे में फंस सकता है, अब देखेंगे। एयर कौन सा है? रेयर मीडियम। ग्लास कौन सा है? डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको बोलते हैं नॉर्मल रे। अगर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था वहां भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। नॉर्मल कुछ नहीं है, 90 डिग्री। यहाँ भी हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, देखना रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयर से डेंस में आ रही है वो नॉर्मल की तरफ एंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ एंड हो रही है। रेयर से डेंस में कहां एंड हो रही है? नॉर्मल की तरफ। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, तो कहां एंड होती है? टूवर्ड्स नॉर्मल। कहां एंड होती है बेटा? टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल रे की तरफ। ये कौन सी रे है हमारी? नॉर्मल रे। तो रेयर मीडियम से डेंस में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो हो गई वो स्लो हो गई। स्लो क्यों हुई? अब पार्टिकल दूर दूर है ना, गैस है, इसके पार्टिकल कितने हैं? दूर दूर है, ठीक है। एयर क्या है? गैसेस है ना, पार्टिकल दूर दूर है, स्पीड बड़ी ज्यादा थी। यहाँ पे ग्लास है, ग्लास के पार्टिकल पास पास है क्योंकि सॉलिड है,
तो जब आएगी तो उससे टकराएगी, टकराने से लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। स्लो होने की वजह से वो रेयर मीडियम की नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखो ना, जब रेयर से डेंस में आई तो टूवर्ड्स नॉर्मल, याद रखना है। अब यहाँ पे डेंस से रेयर की तरफ जाएगी, अब बेचारी स्लो स्लो आ रही थी, आते ही एयर मिली, एयर के पार्टिकल बड़ी दूर दूर है, पास है ही नहीं, तो दूर भागेगी। तो जब डेंस से, देखो यहां से अब मैं लिख रहा हूं रेयर टू डेंस, तो टूवर्ड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, रेयर से डेंस में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ, और डेंस टू रेयर, डेंस से रेयर की तरफ आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये याद रखने वाली चीज है, ये देख के एसएसबी में आपको सवाल आ सकता है, चांसेस हैं इसकी, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, बट इसमें कंफ्यूजन होगी नहीं अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है। रेयर से डेंस में आएगी, रेयर से डेंस में आएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी, क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड जो है स्लो रहती है, स्लो होने से पास ही आएगी, स्लो होने से क्या रहेगी, पास ही आएगी। लेकिन जब डेंस से रेयर की तरफ जाएगी तो क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। अब यहाँ पे आपको तीन रेज दिख रही है, आपको तो दो दिख रही होंगी, मैं बताता हूँ तीन दिख रही है। एक तो आ गई ये इंसिडेंट रे, जो बेंड होने वाली है, ये आ गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे आ गई, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन हुई। और एक नई वाली रे अलग से ही आ रही है, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। समझ आया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, तीन प्रकार की रेज। आने वाले को बोलते हैं इंसिडेंट, और जो बेंड हुई उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड, और जो बाहर निकली उसको बोलते हैं इमर्जेंट। आपको तीन चीजें याद रखनी है इस वाले में। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो बेंड होती है। दूसरा, रेयर से डेंस में जाएगी नॉर्मल की तरफ, ऐसे याद रखना, रेयर से डेंस की तरफ जाएगी तो नॉर्मल की तरफ, डेंस से रेयर की तरफ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर। क्लियर। तीसरा, एक नई रे बनती है इसमें जो रिफ्रैक्शन के बाद बनती है, उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये तीन चीजें अगर आपके दिमाग में रहेंगी, अभी हम इसके एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, वो आपको बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ आई, आप घर पे इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऐसे टीचर ने पढ़ा दिया मान दिया वैसी वाली बात नहीं करनी है। आपने सिंपली एक लेना है कांच का गिलास, शीशे का गिलास लेना है, उसमें क्या करना, आधे से ज्यादा बनना है पानी। ठीक है, सिर्फ पानी बनना और कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ पानी भरेंगे। ठीक है, उसमें, और पानी जब भरेंगे उसमें क्या करेंगे, एक डाल देंगे पेंसिल। पेंसिल जब आप डालोगे तो आप उसको दूर से देखोगे, पेंसिल की थिकनेस ज्यादा दिखेगी, दूसरा आपको पेंसिल बेंड होके दिखेगी। आपको लगेगा पेंसिल जब आपने डाली आधी इधर आधी इधर टूटी हुई दिखेगी, जबकि वो टूटी हुई नहीं है। तो वो पेंसिल नहीं हो रही बेंड, लाइट बेंड हो रही है, क्योंकि मीडियम दो तीन बदल रहे हैं, एयर, ग्लास और वाटर। ये ट्राई करना आप, अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ने ग्लास लिया, उसमें आधे से ज्यादा पानी भर दिया, बीच में पेंसिल डाल दी। ठीक है, और पेंसिल को दूर से ऑब्जर्व करना आपने, क्या कैसे क्या चेंजेस दिख रही है। तो जो भी चेंजेस दिख रही है वो किसकी वजह से दिख रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको दिख रही है। क्यों? क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो बेंड हो रही है। वहां से अगर आप थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो आप नॉर्मल इमेजिन करके भी देख सकते हो क्या क्या हो रहा है, बट कोई इशू नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक वो है, वो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले मैं आपको क्या करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले मैं आपको एक दो चीज पढ़ा देता हूं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ाऊंगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, पहला सुनिए, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव, तीनों आपने देख ली कौन कौन सी होती हैं। ये सारी सेम प्लेन पे हैं, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, और इसमें कुछ नया आया ही नहीं। क्यों क्यों नहीं आया, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा, रिफ्लेक्शन में यही था, वहां रिफ्रैक्टेड की जगह रिफ्लेक्टेड था। ठीक है, दूसरा देखिए जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है देखिए अभी ध्यान से, अभी मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, देखना दो। ये रहा आपका पिछला पेज। ठीक है, ये नॉर्मल रे है ना, इंसिडेंट और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल आई, और ये वाला आपका होगा एंगल आर। ठीक है, अभी आप फिलहाल इतना याद रखो, आई एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बोलता है रेशियो ऑफ साइन, साइन पता ना ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। बोलता है साइन आई को साइन आर से डिवाइड करोगे, आई और आर की आपको वैल्यू दी होगी, साइन आई को साइन आर से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट आएगी वैल्यू। ये वो बोलता है साइन आई को साइन आर से डिवाइड करोगे क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट को उन्होंने म्यू बोला है। क्या बोला है, क्या बोला है, म्यू। देखिए बताता हूं क्या होता है,
देखना ध्यान से, साइन आई को साइन आर से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, कांस्टेंट। देखिए इधर ये आ गया आपका साइन आई, दूसरा आ गया साइन आर, कांस्टेंट की जगह क्या आ गया, म्यू। इस तरीके से यू और एच से बनाओ, इसको हम बोलेंगे म्यू, याद रखना ये कांस्टेंट होता है आपका। साइन आई का मतलब कैसे, देखिए अगर साइन की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, तो साइन जीरो का क्या होता है 1, साइन जीरो कितना होता है, सॉरी साइन जीरो कितना होता है 0, साइन जीरो कितना होता है आपका 0, ठीक है, ये आपको टेबल बनेगा उसमें। उसके बाद साइन 90 ये कितना होता है आपका 1, फिर साइन 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2, इस तरीके से, फिर साइन 45 साइन 60 ऐसी वैल्यूज होती है इसकी, ठीक है। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स वाले सर आपको पढ़ा रहे होंगे आई होप। तो जब आप साइन 0 इसकी देखना, साइन 90 की वैल्यू लोगे 1 और आर की लोगे 1/2, तो आपका आंसर तो कांस्टेंट ही आएगा ना। कांस्टेंट कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो आपका आंसर तो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। इसी कांस्टेंट में म्यू बोला, और म्यू को क्या बोला इन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा, पहले आप इतना समझ लो, म्यू आपका क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, बोलते हैं साइन आई की साइन आर से जो रेशियो आएगी वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे सारे सेम प्लेन पे है। दूसरा रेशियो साइन आई की साइन आर से करोगे वो आपकी करेगी कांस्टेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, जो सेकंड लॉ है इसका नाम है स्नेल्स लॉ। क्या नाम है, देने वाले का नाम था स्नेल, इसलिए बोलते हैं इसको स्नेल्स लॉ। ये आपको सवाल पूछ सकता है कि सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है। ल्यूसेंट की किताब ले लो, साथ साथ में उसको करते रहो, वो जो भी आप पढ़ रहे हो, बट हाँ लेक्चर्स पढ़ लो बेटा। मैं अभी कोई बुक फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैं आपके बेस जो का बेस है उसको आराम से बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा है तो आप देखिए, आपकी नॉलेज एकदम एकदम इंक्रीज करते देखिए। जब आप किताब पढ़ने जाओगे आप बोले यार ये तो पढ़ा हुआ, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने देखिए, अब आप सोच रहे हो कि 3 महीने 4 महीने में नौकरी लेनी है, वो तो होने वाला ही नहीं है भाई। आपको ही पता आप कितना पानी में, सबको पता है हमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। कुछ बच्चे हैं जिनमें साल 1.5 साल हो गए तैयारी करते हो, 2 साल हो गए, हाँ उनके लिए थोड़ा इजी हो रहेगा। बट हाँ जो बच्चे फर्स्ट टाइम एकदम बिगिनर है, उनको ये चीजें ये टर्म्स पता नहीं होंगे, वो कैसे, तुम क्या सोच रहे हो 5 ही क्वेश्चन आएंगे छड्डो भरे, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको अगर जॉब लेनी है तो उसकी तरह मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने स्टडी नाउ पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर क्यों डाले हुए, इसलिए डाले हुए ना, रामू सर ने इसलिए ये सब किया हुआ है, ठीक है। देखो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई को साइन आर से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। कांस्टेंट हो गया म्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक ही डेफिनेशन होती है, रेशियो ऑफ साइन आई साइन आर। बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है भाई, मेन तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, तो बोलता है इसको हम ऐसे करते हैं, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 2 डिवाइड करेंगे चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना शाइन करेगा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, किसका, डायमंड का, सबसे ज्यादा इतना बेंड कराता है वो लाइट को, 2.42 डिग्री ऑफ बेंडिंग भी बोलते हैं इसको। तो कितना बेंड हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है कि लाइट आपकी कितनी बेंड हो रही है। तो एक मीडियम में, जैसे एयर में कितनी स्पीड है, वाटर में कितनी स्पीड, दोनों को डिवाइड कर दो, यूनिट कोई नहीं होता इसका, कोई यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, नो यूनिट, याद रखेंगे। पूछ लेगा ये ऐसा यूनिट वो ऐसे नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे बोल दिया भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो एक में, तो एयर वाले को हम क्या करेंगे, एयर और वाटर दे दिया, एयर को वाटर से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे डायमंड का कितना होता है 2.42 सबसे ज्यादा, और सबसे कम 1.0008 करके किसका होता है, एयर का। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, क्योंकि एयर में लाइट ऑलमोस्ट ना के बराबर बेंड होती है। डिग्री ऑफ बेंडिंग भी बोल देना आप इसको, कितनी लाइट बेंड हो रही है, कितनी लाइट जो है वो बेंड हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट कितनी बेंड हो रही है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर में आपने देखा रेयर मीडियम है, एयर तो सबसे ज्यादा रेयर मीडियम, ये रेयर है सबसे ज्यादा, पार्टिकल से बड़े दूर दूर है, तो लाइट तो बेंड ही नहीं होती हवा में, बड़ी कम होती है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है। डायमंड में बहुत ज्यादा होती है, उसमें अंदर ही ट्रैवल करती रहती है लाइट बेंड होके, तो वो आपका क्या आ गया, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 2.42, समझ आया। एयर का 1.008, देख लेना फिगर्स को मैच कर लेना, कुछ बहुत दिक्कत नहीं है, मतलब इतना याद रखना कि सबसे कम एयर का,
सबसे ज्यादा डायमंड का। और एक टेबल मैं जब अभी नोट्स प्रोवाइड करूंगा फिर टेबल बना के आपको बता दूंगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ठीक है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। और मतलब ऐसे मटेरियल अलग अलग करके पूरा बॉक्स बना हुआ उसमें बता देंगे, बट याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। क्या पता टफ लेवल पे पूछे तो पूछ भी सकता है, मैं कभी नहीं बोलूंगा ये नहीं पूछेगा वो नहीं पूछेगा, बट हाँ इतना मैं श्योर हूं कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो पूछ सकता है। डायमंड का 2.42 और एयर का 1.008। तो जो आज हमने टॉपिक पढ़े, ठीक है, जो हमने आज टॉपिक पढ़े वो क्या थे, ध्यान से हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंड ऑन लाइट, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। मीडियम पढ़ा हमने क्या होता है, मीडियम मतलब जहां पार्टिकल पार्टिकल होते हैं दो प्रकार का होता है, एक होता है रेयर, एक होता है रेयर और एक दूसरा डेंसर। रेयर मीडियम पहले से फिक्स नहीं है कि यही वाला रेयर होगा, या पहले से फिक्स नहीं यही वाला डेंस होगा। इसमें क्या होता है, दो को कंपेयर, देखिए बेटा इंग्लिश पढ़ रहे हो ना आप, रेयर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, डेंसर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। तो दो मीडियम होंगे उन्हीं में से कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको दे दिया एयर और वाटर, इसमें सिंपल दिख रहा है एयर के पार्टिकल दूर है, ये रेयर है, ये डेंस है। अब मैंने आपको दे दिया ग्लास और वाटर, उल्टा रहेगा, वाटर रेयर हो जाएगा और ये डेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये रेयर था ये डेंस था, तो दो मीडियम लेके चलेंगे, दोनों में से जिसके पार्टिकल दूर है वो रेयर वाला, जिसके पार्टिकल पास है वो हो गया डेंस वाला। ये पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो लॉज हैं, एक में पहला वाला तो सेम ही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन। दूसरे वाले में क्या था, स्नेल का लॉ पढ़ा, ये मैं आपको बार बार बोलता रहूंगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई तो साइन आर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपका कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू बोलते हैं इसको, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसमें इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ साइन आई टू रेशियो ऑफ साइन आर। और हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि डायमंड का सबसे ज्यादा होता है कितना, 2.42, और एयर का कितना होता है 1.008, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी, क्लियर है, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। इसको साथ में पढ़ते रहो, आपके बेसिक्स एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। बट ये नहीं है कि आप ये सोच के चलोगे कि हमने ये लेक्चर पढ़ लिया तो हो गया, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा घर पे भी हम एमसीक्यू वगैरह लगाएंगे, क्लासेस लगानी पड़ेगी यार, ऐसे नहीं होगा, पुराने वाली क्लासेस लगानी पड़ेगी। ऐसे आप बोलोगे एक क्लास लगा ली होगा, ऐसे नहीं है। आप कंटिन्यूसली बन रहे हो, साइंस की गारंटी पड़ी है, बाकी देख लेना, बाकी अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। साइंस का मैं वो तुम्हें बोल रहा हूँ, वर्मा सर की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, रेमो सर भी पढ़ा रहे हैं, बकार सर पढ़ा रहे हैं, हमारे पास 6-7 टीचर पढ़ा रहे हैं, और सारे अपने अपने फील्ड में। ऐसा नहीं है कि साइंस वाला जाके वो उसने जीएस पकड़ लिया, जीएस वाले ने साइंस पकड़ ली, रीजनिंग वाले ने मैथ पकड़ लिया, मैथ वाले, ऐसा नहीं। हमने पर्टिकुलरली स्पेशलिटी वाले टीचर लगाए हुए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगता नहीं सर आप यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, वहां पे हमें दिक्कत आ रही है, ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है, आप वैसे पढ़ा रहे हो, तो सजेशन के लिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप दुनिया भर के सजेशन डालो, हम उस पर देखेंगे ना भाई, काम करेंगे, कोई मसला नहीं। अब कौन सी किताब पढ़नी है, क्या पढ़ना, हम पढ़ाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई एहसान नहीं करना, हमारा काम है, ठीक है बेटा। धन्यवाद, ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए साथ साथ में, ठीक है।